हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हिंदी का एग्जाम अच्छा गया। इसी प्रकार से आप सभी का साइंस का भी एग्जाम अच्छा जाएगा। बस जितना वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, सभी प्रश्नोत्तर को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा साइंस का, यानी कि 20 फरवरी 2025 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबरी वाला। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सबको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपका इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 नंबरी, टोटल 25 क्वेश्चन, पूरा 25 क्वेश्चन आप लोग पानी पानी कर दीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का। तो देखिए पहला नंबर हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है। दूसरा देखिए, प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप वे अच्छी तरह से कार्य करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर बी नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है, पहला का ही ए और बी है। बी नंबर देखते हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को इस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से एक अधिकतम 48 ओम, दूसरा न्यूनतम 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर, यहाँ पर पहला अधिकतम हम लोगों को 48 ओम प्राप्त करना है। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध में कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक के बाद एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे। R1 का वैल्यू 4 है, R2 का वैल्यू 8 है, R3 का वैल्यू 12 और R4 का वैल्यू 24, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल 48 ओम हो जाएगा। पहला नंबर का आंसर आ चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों की कुंडली को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ पर देखिए हम लोग R1, R2, R3 का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो 12/24 आ जाएगा। ठीक है, 12/24 किसका वैल्यू आएगा? 1/R का। और यहाँ पर देखिए R/1 लिखेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। 12/24 है तो 24/12 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 बचेगा। R बराबर 2 ओम, कब? जब पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, और इसी को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 48 आता है। पहला नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए नंबर, अतिभारण एवं लघुपतन को समझाएं। घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण एवं लघुपतन से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए कभी कभी एक साथ बहुत सारे विद्युत उपकरणों जैसे हीटर, फ्रिज, विद्युत आयरन, विद्युत मोटर आदि को एक साथ चालू कर देने पर परिपथ में धारा का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसे अतिभारण कहते हैं। फिर देखिए दूसरा, जब किसी कारणवश गर्म तार यानी कि जीवित तार एवं ठंडा तार यानी कि उदासीन तार आपस में सट जाते हैं तब परिपथ का प्रतिरोध बहुत घट जाता है, अर्थात शून्य हो जाता है, जिससे प्रभावित धारा की प्रबलता लगभग दुगुनी हो जाती है। इस घटना को लघुपतन कहते हैं। अतिभारण एवं लघुपतन से बचने के लिए परिपथ में फ्यूज लगाना चाहिए और अत्यधिक विद्युत संयंत्र को एक ही परिपथ में नहीं संयोजित करना चाहिए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, बी नंबर, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? तो इसका उत्तर देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, जबकि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा विद्युत धारा की दिशा एवं अन्य अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकंड नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखिए,
तांबा यानी कि कॉपर के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। इस अयस्क से तांबा धातु के निष्कर्षण का समीकरण लिखें। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, अयस्क का नाम है कॉपर ग्लांस और सूत्र है Cu2S। इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। निष्कर्षण का समीकरण देखिए 2Cu2S प्लस 3O2। इसको हीट करेंगे हम लोग तो Cu2O प्लस SO2 निकल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, Cu2O को फिर से Cu2S के साथ हम लोग उष्मा देंगे, हीट करेंगे तो यहाँ पर Cu प्लस SO4 निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो Cu निकल रहा है प्योर निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, निम्न यौगिकों के आणविक सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र लिखें। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पर प्रोपीन, दूसरा इथाइन, तीसरा मेथेनॉल, चौथा प्रोपेनल, उसके बाद देखिए पांचवा एथेनॉल, उसके बाद F नंबर है प्रोपेनल, फिर G नंबर है प्रोपेनोन और H नंबर है ब्यूटेनोन। इन सभी का आणविक एवं संरचनात्मक सूत्र लिखना है। उसके बाद देखिए I नंबर में और भी है, मेथेनोइक अम्ल है, फिर एथेनोइक अम्ल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रोपीन यहाँ पर देखिए C3H6, इस तरीके से संरचना सूत्र बनेगा। संरचना सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए इथाइन यहाँ पर C2H12 आणविक सूत्र है, संरचना इस प्रकार से बनेगा। फिर देखिए मिथेनॉल यहाँ पर CH3OH और यहाँ पर संरचना दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर C3H7OH और इस प्रकार से इसका संरचनात्मक सूत्र बनेगा। इसको आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट एथेनॉल, तो यहाँ पर CH3CHO, इस प्रकार से आपको बनाना है संरचना सूत्र। फिर देखिए प्रोपेनॉल, यहाँ पर आणविक सूत्र और इधर संरचनात्मक सूत्र दिया हुआ है। फिर देखिए प्रोपेनोन, यहाँ पर आणविक सूत्र संरचनात्मक सूत्र लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। फिर देखिए ब्यूटेनोन CH3CO C2H5 और यहाँ पर संरचनात्मक सूत्र दिया हुआ है। फिर देखिए मेथेनोइक अम्ल का यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद इथेनोइक अम्ल का इधर दिया हुआ है। इसको आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए, प्रकार्यात्मक समूह को कवर कर लिए तो ये सब ईजी लगने लगेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 7 नंबर, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको बना लेना है। उसके बाद लेबलिंग करना बहुत जरूरी है, नामकरण करना बहुत जरूरी है। ये शिरा है, धमनी है, वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, ये सबको आपको मेंशन करना है, लिखना पड़ेगा। 2-3 बार डायग्राम बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, बहुत ईजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 2 नंबर, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं? तो इसका उत्तर देखिए, मानव में वहन तंत्र के घटक और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, हृदय रुधिर को एक पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों में भेजना, अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों और गुर्दों में भेजना तथा शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। फिर देखिए दूसरा, धमनियाँ, शुद्ध तथा ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से दूर शरीर के अंगों में भेजना। फिर देखिए तीसरा, शिराएं, अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक लाना। फिर देखिए चौथा, कोशिकाएं, रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों एवं त्वचा में भेजना। फिर देखिए 5वां, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, रुधिर का थक्का बनने में सहायता करना एवं अनुरक्षण। तो ये सब कार्य, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा घटक का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, देखिए अनुवांशिकी की परिभाषा दे। अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान है? तो इसका उत्तर देखिए, जीव विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता की सूक्ष्म क्रियाविधि, अनुवांशिकता के प्रभाव एवं अनुवांशिकता से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। आगे देखिए,
ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ने जीव विज्ञान की इस शाखा अनुवांशिकी को अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर संकरण के तरह तरह के प्रयोग किए थे और 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। संकरण में भाग लेने वाले पौधों का प्रभावी गुण प्रकट होता है और अप्रभावी गुण छिपा रहता है। फिर देखिए दूसरा पृथक्करण का नियम। युग्मकों की रचना के समय कारकों के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं। इन दोनों में से केवल एक युग्मक के पास पहुंचता है। दोनों कारक कभी भी एक साथ युग्मक में नहीं जाते। फिर देखिए तीसरा नंबर अप्यूहन का नियम। जीव गुण के कारक एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अपने आप उन्मुक्त रूप से युग्मकों में जाते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए द्विसंकर क्रॉस की दूसरी पीढ़ी की संतानों में सभी कारकों के गुण अलग अलग दिखाई देते हैं। हर पहली पीढ़ी में अपने प्रभावी गुण ही प्रकट करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बी नंबर। जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखिए जीनों की विशेषताएं। पहला, ये अनुवांशिक पदार्थों की इकाइयाँ हैं जिनमें द्विगुणन की क्षमता होती है। फिर देखिए दूसरा, ये पुनर्योजन की इकाई है और ये क्रॉसिंग ओवर क्रिया में भाग ले सकती है। फिर देखिए तीसरा, जीन उत्परिवर्तित होकर विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। उत्परिवर्तन से जीन में संग्रहित सूचनाएं बदल जाती है। फिर देखिए चौथा, यह शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं से समृद्ध होती है और वैसे लक्षणों अथवा वैसे क्रियाओं को प्रकट करने में सहायक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 9 नंबर। पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पूरा इसको रट लेना है, घोल के पी जाना है। देखिए उत्तर, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। ये जो डायग्राम है इसको आपको बना लेना है। यहाँ पर देखिए पहला प्रतिरोध यहाँ पर है, उसके नीचे दूसरा, तीसरा उसके नीचे, और यहाँ पर एक जगह सब जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। देखिए माना प्रतिरोध में 3 प्रतिरोधक R1, R2 एवं R3 को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है तथा इनके बीच धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होती है तो मुख्य परिपथ में कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से I1 बराबर V/R1 समीकरण 1 हो जाएगा ये। फिर देखिए I2 बराबर V/R2 समीकरण दूसरा हो जाएगा। फिर देखिए I3 बराबर V/R3 समीकरण तीसरा। अब देखिए तीनों समीकरण को जोड़ने पर यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 तो यहाँ पर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इसको पूरा हम लोग सोल्व कर देंगे। इसको पूरा सोल्व कर देंगे तो यहाँ पर V को ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे कॉमन, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये समीकरण 4 मान लेंगे इसको। अब देखिए यदि A एवं B के सिरों के बीच विभवांतर V एवं समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से I बराबर V/R, इसको हम लोग समीकरण 5वां मान लेंगे। समीकरण चौथा पाँचवा से V/R बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर V और V कट जाएगा तो बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही हमारा समीकरण है, पार्श्वक्रम का फॉर्मूला है।
ठीक है, फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 10 नंबर विद्युत धारा। 10 का ए नंबर देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, ऑस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए, ऑस्टेड ने प्रयोग द्वारा यह पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। माना AB एक तार है जिसके निकट नीचे चुंबकीय सुई NS है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माना एक तार AB है, तार AB, यहाँ पर AB है और NS चुंबकीय है, ठीक है, चुंबक है। तार से होकर जब विद्युत धारा नहीं बदलती तो सुई में विक्षेप नहीं होता। जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा बदल जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये वाला जो डायग्राम है इसको आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 3 गुणों को लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुण, पहला ये बंद वक्र है। दूसरा देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस ओर वहां रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। फिर देखिए तीसरा, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। फिर देखिए 12 नंबर, 12 का ए नंबर, कार्बन के प्रत्येक यौगिकों के निर्माण का कारण दें। तो इसका उत्तर देखिए, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की रचना करने के कारण अनेक हैं, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना। दूसरा, कार्बन की चतुसंयोजकता गुण का होना। तीसरा, कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध से जुड़े रहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और नाइट्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, नाइट्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। फिर देखिए यहाँ पर चौथा नंबर, कार्बन के यौगिक समवयता प्रदर्शित करते हैं, ये भी एक कारण है। फिर देखिए बी नंबर, समझाते श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाएं, समझाते श्रेणी को बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे समझातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3OH तथा C2H5OH में प्रकार्यात्मक समूह OH एवं CH2 का अंतर है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, एल्काइन क्या है? इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। इस एल्काइन का उपयोग बताएं। तो देखिए इसका उत्तर, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसे एल्काइन कहते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n-2। सबसे सरल एल्काइन है C2H2 जिसको हम लोग इथाइन कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार से होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कार्बन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए, एल्काइन यानी कि इथाइन का उपयोग। पहला, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। दूसरा, ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला उत्पन्न कर धातुओं को वेल्डिंग करने में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 13 नंबर देखिए, वृकाणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। आप अपना बुक निकालिएगा, बुक में एकदम स्पष्ट रूप से साफ साफ कलर करके दिया हुआ है, उससे आपको प्रैक्टिस करना है।
ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एग्जाम में कलर नहीं करना है, एग्जाम में जस्ट पेंसिल से बस बनाना है। फिर देखिए बी नंबर, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में वसा का पाचन, पहला पक्वाशय में पित्त से मिलने पर वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण होता है। फिर देखिए दूसरा, अग्नाशयिक रस में पाया जाने वाला लाइपेज नामक पाचक रस पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में बदल देता है। पायसीकृत वसा प्लस लाइपेज मिलकर वसीय अम्ल और ग्लिसरोल बनाते हैं। फिर देखिए तीसरा, वसीय अम्ल और ग्लिसरोल छोटी आंत में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों के अंदर लिम्फ वाहिनियों में सोख लिए जाते हैं, यहाँ वे रुधिर में मिल जाते हैं। तो इन सबको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो इसका उत्तर देखिए, किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। पहला देखिए, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स यानी कि एक्स एक्स, और पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई। यहाँ पर देखिए नर यानी कि पिता एक्स वाई, मादा यानी कि माता एक्स एक्स, युग्मक एक्स वाई पिता का और माता का सिर्फ एक्स रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक्स एक्स के साथ संयोग करता है तो यहाँ पर एक्स एक्स बनेगा यानी कि माता यानी कि मादा यानी कि लड़की, और अगर एक्स वाई का मिलन होता है तो यहाँ पर एक्स वाई यानी कि नर यानी कि लड़का संतति उत्पन्न होगा। देखिए, पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि दूसरी प्रकार के शुक्राणु वाई गुणसूत्र रखते हैं। महिला एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो एक्स एक्स युग्मनज लड़की में विकसित होता है। फिर देखिए छठा, जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स वाई युग्मनज लड़के में परिवर्तित होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। बी नंबर देखिए, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज के उत्तरजीविका की संभावना क्यों बढ़ जाती है? तो इसका उत्तर देखिए, विभिन्नताओं के रहने से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे जीवाणु जो तीव्र ऊष्मा का सहन कर सकते हैं वे अति उष्ण दशा में भी जीवित रह जाते हैं। इसके विपरीत जिनमें ऐसी क्षमता नहीं होती वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं के कारण स्पीसीज का अस्तित्व कायम रहता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 15 नंबर देखिए, दिए गए अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाएं। पहला का ए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, फिर दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर बी नंबर देखिए, साबुन और अपमार्जकों की उनकी संरचना और कठोर जल में सफाई क्रिया के आधार पर तुलना करें। फिर तीसरा देखिए, साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाएं। तो देखिए पहला, हाइड्रोजनी अभिक्रिया क्या है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना, इसी अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ पर देखिए इथाइन प्लस H2, यहाँ पर निकेल हाइड्रोजन को मिलाकर हीट करेंगे 473 डिग्री केल्विन में, तो यहाँ पर इथीन बनेगा। फिर देखिए आगे, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग वनस्पति तेल से
वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। वहीं पर देखिए दूसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इथेनॉल को हम लोग क्षारीय KMnO4 के साथ हीट करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल बनेगा। फिर देखिए बी नंबर, साबुन और अपमार्जक में अंतर। देखिए साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इनमें COO Na+ आयन होते हैं। वहीं पर देखिए अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इनमें आयनिक समूह SO3Na+ होता है। फिर देखिए दूसरा, यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है। बी नंबर देखिए अपमार्जक में यह कठोर जल में आसानी से झाग देता है। फिर देखिए यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का संरचनात्मक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। 6 कार्बन बना लेना है और सबको जोड़ देना है इस तरीके से। उसके बाद सब में 2-2 हाइड्रोजन दे देना है, सब में 2-2 हाइड्रोजन दे देना है, हाइड्रोजन 2-2। चलिए इस तरीके से हो जाएगा 2-2 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिएगा, इजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। देखिए हरे पौधों में पाए जाने वाले पोषण के प्रकार की व्याख्या करें और इस प्रक्रिया का नाम बताएं। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नई सामग्रियों की सूची बनाएं। उल्लिखित प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दें। तो इसका उत्तर देखिए, हरे पौधों में स्वपोषी पोषण पाए जाते हैं। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रम है जिनमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। प्रक्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण, आवश्यक नई सामग्री, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन बी नंबर, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले 3 घटनाओं को लिखें। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले 3 घटना देखिए, पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में घटन। फिर देखिए तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला 17 नंबर 17 का ए, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल वायु में उनके मान की आधी हो जाती है। वायु के अपेक्षा उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो इसका उत्तर देखिए, माध्यम में प्रकाश की चाल V बराबर 1/2 गुना वायु में प्रकाश की चाल बराबर V बराबर C/2। अब यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक C/V बराबर C/V का वैल्यू C/2। इसको सोल्व कर देंगे तो C कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2। ये आंसर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड बी नंबर, अपवर्तनांक N1 के पदार्थों से बनी कांच की एक स्लैब को अपवर्तनांक N2 के माध्यम में रखा गया है। स्लैब पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। कांच की स्लैब से निकलने वाली प्रकाश किरण का पथ बताएं। यदि N1 बड़ा है N2 से, N1 N2 दोनों बराबर है और यहाँ पर N1 छोटा है N2 से, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन N1 बड़ा है N2 से, यहाँ पर मीडियम है, देखिए ये मीडियम है और इससे ऊपर वायु है, ठीक है। तो यहाँ पर से प्रकाश जब आएगा तो सीधा आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि N1 बड़ा है यानी N1 आपका ज़्यादा डेंस है, तो इसीलिए ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा।
इसको सीधा आना चाहिए था, इस तरीके से सीधा आना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाकर नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। अगर वहीं पर बात करें N1 और N2 दोनों बराबर रहेगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा, थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं होगा, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। उसके बाद देखिए अगर N1 छोटा हो गया तो ये नॉर्मल है उससे दूर हटेगा, इधर ऐसे आना चाहिए था लेकिन ये दूर हट रहा है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 18 नंबर देखिए, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों उचित है? हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताएं और उसका एक लक्षण बताएं। उत्तर देखिए, आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन के संश्लेषण में सहायक है। भोजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी के बने रहने पर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जो बाहर से घेघा या गोइटर के रूप में दिखाई पड़ती है। आयोडीन जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। जिस क्षेत्र के जल में आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्र के निवासियों में यह बीमारी अधिक दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी गोइटर यानी कि घेघा रोग, इसका लक्षण है फूली हुई गर्दन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला दूसरा नंबर देखिए, बी नंबर। पहले इसका प्रश्न पढ़ लेते हैं बी नंबर का। यहाँ पर देखिए, शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार यात्रा करते हैं? शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार यात्रा करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, तंत्रिका आवेग विद्युत चालन प्रक्रिया के माध्यम से तंत्रिकाओं के भीतर यात्रा करते हैं। यह तब होता है जब तंत्रिका कोशिका झिल्ली में आयनों की गति से विद्युत संकेत बनते हैं। ये संकेत फिर तंत्रिका तंतु के नीचे फैलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक क्रिया क्षमता उत्पन्न होती है जो अगले न्यूरॉन तक जाती है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, 19 का ए, न्यूरॉन की संरचना बनाएं और उस पर निम्नांकित को लेबल करें। पहला देखिए द्रुमिका, दूसरा कोशिका काय, तीसरा केंद्रक, चौथा एक्सोन। इसको दिखाना है तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है तंत्रिका कोशिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रुमिका है, केंद्रक है, तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन है, फिर कोशिका काय है। तो इसको आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखिए, न्यूरॉन के भागों के नाम बताएं। जहाँ सूचना प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ सूचना प्राप्त होती है उसको बोलते हैं हम लोग द्रुमिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रुमिका, यहाँ से सूचना प्राप्त होता है, ये जो ब्रांचिंग है इससे सूचना प्राप्त होता है। फिर देखिए बी नंबर, जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है। जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये रहा एक्सोन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए, जहां इस आवेग को आगे संचरण के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाना चाहिए तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तंत्रिका पेशीय संधि को परिभाषित करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए तंत्रिका पेशीय संधि यह एक विशिष्ट सिनेप्स है जो निचले प्रेरक न्यूरॉन के टिंडल एक्सोन को लक्ष्य कंकाल मांसपेशी फाइबर से जोड़ता है, जिससे मांसपेशी संकुचन के कुशल और प्रभावी न्यूरोनल नियंत्रण की अनुमति मिलती है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 20 नंबर, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसका उत्तर देखिए,
ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए चाहे वो पार्श्व क्रम हो या श्रेणी क्रम, याद कर लीजिएगा दोनों को। तो इसका उत्तर देखिए, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरे का दूसरा छोर तीसरे के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 R2 R3 एकदम लाइन में है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। देखिए यहाँ पर माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इनके बीच विभवांतर V1 V2 एवं V3 है तथा इनसे धारा I प्रवाहित होती है अतः ओम के नियम से V1 इजिकल टू IR1 समीकरण पहला मान लेंगे इसको, V2 इजिकल टू IR2 समीकरण दूसरा मान लेंगे, V3 इजिकल टू IR3 समीकरण तीसरा मान लेंगे। समीकरण पहला दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V इजिकल टू यहाँ पर कॉमन ले लेंगे I को, तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इसको समीकरण चौथा मान लेंगे। अब क्योंकि V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है तो यदि A और B के सिरों के बीच विभवांतर V एवं विद्युत धारा I हो तो ओम के नियम से B इजिकल टू IR, इसको हम लोग पांचवा समीकरण मान लेंगे। समीकरण चौथा और पांचवा से IR इजिकल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पर देखिए I कट जाएगा तो यहाँ पर R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ चुका है। यही हमारा आंसर है। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। विद्युत चुंबक क्षेत्र क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है? प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, विद्युत धारावाहक चालक के परितः वह समस्त क्षेत्र जिसमें उसका चुंबकीय सुई द्वारा आभास किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक मजबूत कार्डबोर्ड जिसके बीच में छिद्र रहता है के टुकड़े को क्षैतिज आधार पर रखकर उसके बीच में स्थित छिद्र से एक तांबे का तार लंबवत लगाते हैं। इस तार के सिरों को एक पूंजी एवं बैटरी के ध्रुवों से जोड़ देते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े पर समान रूप से लोहे की कुछ कतरने फैला देते हैं, कुंजी को दबाकर धारा प्रवाहित करते हैं और साथ ही साथ कार्डबोर्ड को हाथ से थपथपाते भी हैं। हम देखते हैं कि लोहे की कतरने समकेंद्रीय वृत्तों में व्यवस्थित हो जाती है कुछ इस तरीके से। अतः प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा बल रेखाओं की दिशा संकेंद्रीय होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर। धातुओं तथा अधातुओं में कोई तीन भौतिक और कोई दो रासायनिक अंतर लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, भौतिक गुण के आधार पर अंतर। भौतिक गुण के आधार पर अंतर। धातुएं चमकदार होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट है। जैसे ग्रेफाइट जो ये विद्युत धारा के लिए है। देखिए बी नंबर, धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है, अधातुएं आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है, ये भंगुर होती है। फिर देखिए तीसरा, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। वहीं पर देखिए अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। फिर देखिए रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है जैसे सोडियम प्लस और कैल्शियम प्लस प्लस आदि। वहीं पर देखिए अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है जैसे O2 माइनस Cl माइनस इत्यादि। देखिए बी नंबर, धातु में
धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद देखिए यहाँ पर अधातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जैसे यहाँ पर देखिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी भी है और एग्जाम में बहुत बार आया भी है। अब देखते हैं 23 नंबर का ए नंबर, समवायता किसे कहते हैं? ब्यूटेन एवं पेंटेन के समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखें। तो देखिए समवायता ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयन अर्थात समावयव कहलाते हैं और इस घटनाक्रम को समवायता कहते हैं। ब्यूटेन C4H10 के समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र देखिए, पहला है नॉर्मल ब्यूटेन, फिर दूसरा है आइसोब्यूटेन। यहाँ पर एक ब्रांच हो जाएगा, नॉर्मल में बिल्कुल सीधा, आइसो में एक ब्रांच और नियो में ट्रिपल ब्रांच हो जाएगा। नियो का यहाँ पर देखिए नियो यहाँ पर दिया हुआ है नियो, ठीक है, नियो इसको नहीं करना है, ये 2 बार रिपीट हो गया, ये 2 बार रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा 2 बार रिपीट हो गया है यहाँ पर, इसको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, उसके बाद सीधे नियो ब्यूटेन। यहाँ पर देखिए नॉर्मल में सीधा रहता है, आइसो में सीधा रख के एक ब्रांच रहता है और नियो में सीधा रख के ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रांच रहता है। देखिए कार्बन सीधा है, एक कार्बन ऊपर भी एक कार्बन नीचे भी, ब्रांच बन गया, इसको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, निम्न यौगिकों के नाम दें। जैसे ब्यूटेन से उत्पन्न एक कीटोन, मीथेन से व्युत्पन्न एक एल्कोहल, फिर प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर इथेन से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां में है प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कीटोन, फिर मीथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्यूटेन से उत्पन्न एक कीटोन हो जाएगा ब्यूटेनोन, मेथेन से व्युत्पन्न एक एल्कोहल हो जाएगा मेथेनॉल, फिर देखिए प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, फिर देखिए इथेन से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा एथेनॉल, फिर देखिए 5वां प्रोपेनेन से व्युत्क्रम एक कीटोन का नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। उसके बाद देखिए मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। यहाँ पर इस चित्र को 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना बहुत इजी है, लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मुंह, ग्रासिका, जिह्वा, डायफ्राम, पित्ताशय, पित्तनली, यकृत, अग्नाशय, पेशी, शेषिका, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। उसके बाद देखिए अमाशय, क्षुद्रांत्र, वृदांत, फिर गुदाद्वार, ये सबको मेंशन करना है। इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, बट बाकी को तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला बी नंबर। देखिए अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए अमीबा में पोषण, अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसे अस्थायी प्रवर्ध बनाता है, इन्हें कुटपाद कहते हैं। कुटपाद भोजन को घेरकर एक खाद्य धानी बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। दूसरा देखिए कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका या खाद्य धानी में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन के कण विसरित होकर कोशिका द्रव्य में मिलते रहते हैं।
यहाँ पर मिलते रहते हैं। फिर ये जो डायग्राम है, फोटो है, चित्र है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए तीसरा, रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाती है, तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर देखिए, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें अनुवांशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी अनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है। दूसरा देखिए, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है जिसके कारण यह अपने जैसे दूसरी अनुकृति या दूसरा डीएनए बना लेता है। अनुवांशिक सूचनाओं को नई कोशिकाओं या अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए यह क्रिया आवश्यक होती है। फिर देखिए तीसरा, क्रॉसिंग ओवर के कारण पुनर्योजन की क्रिया होती है। फिर देखिए चौथा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम अथवा उनकी संख्या में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तित होते हैं जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। फिर देखिए पांचवा, डीएनए प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला स्टेप, छठा नंबर, डीएनए कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसके लिए यह आरएनए की मदद लेता है। इसके अलावा यह आरएनए द्वारा संचालित क्रियाओं जैसे एंजाइम तथा अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण आदि को भी नियंत्रित करता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लेना है। इससे बाहर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 2-3 बार आप लोग लिख कर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो फिलो ऐप से आप अपना जो भी प्रॉब्लम रहेगा, समस्या रहेगा, उसका हल निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।